हेलो फ्रेंड्स, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की सीरीज़ में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था हमारे संविधान के 22 भागों के बारे में। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे हमारे संविधान की प्रस्तावना को लिखा है। दोस्तों, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ यहाँ पे ये है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रस्तावना का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। यदि प्रस्तावना याद है तो इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जब ऑप्शन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, हाफ एन आवर का टाइम लगेगा जिससे आप प्रस्तावना को याद भी कर सकते हो और एग्जाम के टाइम में आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी रहता है प्रस्तावना से संबंधित जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले अपन प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना होती क्या चीज़ है, प्रस्तावना क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना क्या है। दोस्तों, हमारा संविधान कानून की एक बहुत बड़ी बुक है। यदि आप उस बुक का यदि मुझे संक्षिप्तीकरण चाहोगे कि यार मुझे पूरी बुक तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन उसका मुझे आप हाइलाइट्स बता दीजिए, उसका मुझे सार बता दीजिए कि सो दैट मुझे समझ में आ जाए इस सारी बुक में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, यदि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो हमारे पूरे संविधान को संक्षिप्त रूप में दिखा सकता है, उसका संक्षिप्तीकरण यदि मैं कहीं किसी डॉक्यूमेंट से पेश कर सकता हूँ तो वो है आपके संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, इस संविधान की प्रस्तावना में हमारे संविधान के जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी खूबसूरतियाँ हैं, वो सारी की सारी इसमें दर्शा दी गई है। यानी कि इस संविधान की प्रस्तावना में यह संविधान का संक्षिप्तीकरण है, संविधान का संक्षिप्तीकरण है। दूसरा मैं कहूं कि यह वही दस्तावेज है जिसमें हमारे संविधान के लक्ष्य, उद्देश्य, नैतिक और आदर्श मूल्यों को इसमें समाहित किया गया है। इसमें स्पष्ट किया। दोस्तों, इसके बाद में हमारे इसी दस्तावेज में जो नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, उनको अधिकार प्राप्त हैं, उनका भी उल्लेख हमने यहाँ पे किया है। तो दूसरी ओर हमने राजनीतिक व्यवस्था का, हमारी राजनीतिक व्यवस्था व स्वरूप का जो वर्णन है वो भी हमने अपने प्रस्तावना में समाहित कर दिया गया है। तो दोस्तों, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो प्रस्तावना हमारे संविधान का संक्षिप्तीकरण है, हमारे संविधान का सार है, हमारे संविधान का निचोड़ है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारे संविधान में हमने अपनी प्रस्तावना को रखा है। ये ऐसा प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है या फिर संविधान में प्रस्तावना रखने का आदर्श हमने कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्रोत की, कि हमें कहाँ से स्रोत या प्रेरणा मिलती है कि हमारे संविधान में एक ऐसी प्रस्तावना रखनी चाहिए जो हमारे संविधान की सारी खूबसूरतियों को एक ही पन्ने में समाहित कर देती हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी प्रेरणा हमने ली है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों, ना केवल इंडिया ने बल्कि वर्तमान में जितने भी सभ्य देश हैं उन्होंने अपनी संविधान की प्रस्तावना का जो मॉडल है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। न केवल दोस्तों प्रस्तावना की बात करें, बल्कि मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं, लिखित और निर्मित संविधान की बात करूं या मैं प्रस्तावना की बात करूं, ये सारे जो मॉडल हैं इनकी जनक या जननी कह दो वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, स्रोत तो हमारा यूएसए हो गया जो ये स्पष्ट करता है कि हमारे संविधान की अपनी एक प्रस्तावना होगी। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसी और देश से भी प्रभावित है। और कौन से देश से प्रभावित है? यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऑस्ट्रेलिया का भी प्रभाव रहा। वैसे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सारी चीज़ों को देखा था, हमने कौन कौन सी चीज़ कौन कौन से देश से ग्रहण किए। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है।
है। तो इसके आधार की दोस्तों मैं बात करूं तो आपको पता होगा दोस्तों, हमने पढ़ा था संविधान सभा की जो तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, जो 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। वही आगे चल के हमारी संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता। दोस्तों हमने कहा था उस उद्देश्य प्रस्ताव में हमने वो सारे फीचर्स, हमने वो सारा स्ट्रक्चर, हमने वो सारी रूपरेखा रखी थी जिस पे हमें संविधान का निर्माण करना था। तो इसमें बात करता हूँ आधार में पंडित उद्देश्य प्रस्ताव, ये आपका हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। और उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध दोस्तों किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का इनसे संबंध है। और दोस्तों इसकी डेट भी याद रखनी हमें, ये आपका 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था तथा 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया था। तो दोस्तों ये डेट भी हमें ध्यान रखनी है। ये तो पॉइंट है दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित, की प्रस्तावना क्या होती है और प्रस्तावना होगी ये प्रेरणा हमने कहाँ से लिए हैं, भाषा किससे प्रभावित है, या फिर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है। अब जानते हैं दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो आधार उद्देश्य प्रस्ताव है, तो उद्देश्य प्रस्ताव और हमारी प्रस्तावना में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इससे संबंधित, तो उसका डिस्कशन करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना में क्या डिफरेंस है। उद्देश्य प्रस्ताव किस प्रकार से डिफरेंट है हमारी प्रस्तावना से, क्या फ़र्क है दोस्तों। पहले मैंने कहा हमारी प्रस्तावना का जो आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव हमने जो स्ट्रक्चर की बात की थी वही आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना बनती है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दोस्तों कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की रूपरेखा थी, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, उनमें से एक स्टेटमेंट ये था। ओके दोस्तों, सबसे पहले देखो उद्देश्य प्रस्ताव एक रूपरेखा थी। पहली बात, एक रूपरेखा कह दूं या फिर एक आपका स्ट्रक्चर था, या फिर मैं कह दूं वो एक प्लान था। क्या प्लान था? वो की पॉइंट्स थे, वो हाइलाइट्स थी जिस पे हमें अपने संविधान का निर्माण करना था। इस पे हम अपना संविधान का निर्माण करना चाहते थे दोस्तों। ये हमारे सपनों का संविधान था, ये हमारे सपनों का संविधान था। इसमें हमने प्लान बनाया था कि हमें किस तरह का संविधान बनाना है, कौन कौन पॉइंट्स पे हमें काम करना है। दोस्तों आपको पता होगा हमारे संविधान को लगभग 3 साल लगे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा है। हमने जो जो रूपरेखा बनाई थी उस पर हमारे संविधान सभा पे विचार विमर्श हुआ था, उस पर बहस हुई थी, उस पर अपने अपने विचार आए थे, सुझाव आए थे, अमेंडमेंट आए थे। उसके बाद में हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद में हमारा संविधान तैयार होता है। फिर हमने देखा यार, हमने जो रूपरेखा बनाई है उससे हमारा संविधान थोड़ा सा डिफरेंट था, यानी कि जितना हमने सोचा था लगभग तो वही बना था, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑब्वियसली आ जाता है। तो वो जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उसको हमने समराइज किया, उसका हमने निचोड़ निकाला, सार किया, फिर उसका हमने जो संक्षिप्तीकरण किया। उसके बाद में जो एक डॉक्यूमेंट आपका सामने पेश हुआ उसको हमने कह दिया प्रस्तावना, और इसके साथ में हमने इसकी एक डेट भी मेंशन कर दी थी, 26 नवंबर 1949। जैसा कि यहाँ पे ये दे रखी है 26 नवंबर 1949 की डेट हमने इसमें मेंशन कर दी, और जो की पॉइंट्स थे जो बन के तैयार हुआ था उसको समराइज कर दिया, तो वो हमारा क्या बन गया था, प्रस्तावना बन गई थी। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का संक्षिप्तीकरण है, संविधान के बाद में बना था, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव वो चीज़ थी जिस पे हम अपना संविधान बनाना चाहते थे। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी संविधान की प्रस्तावना को टॉप टू बॉटम तक इसको पूरा समझते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे संविधान की जो प्रस्तावना कुछ इस तरह से शुरू होती है, हम भारत के लोग। सबसे पहले मैं इसको बांट देता हूं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखी है इसका अलग अलग क्या मीनिंग है। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इट इज़ द डिक्लेरेशन पार्ट, यानी कि ये हमारा घोषणा वाला भाग है। हम इसमें घोषणा कर रहे, क्या घोषणा करें, हम भारत के लोग ये घोषणा करने जा रहे हैं, यानी कि हम भारत के लोग जो भी बात करने जा रहे हैं ना, ये कौन बात कर रहे हैं, हम भारत के लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, यानी कि ये वाला जो यहाँ से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मैं स्टार्ट करूँ, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तक यदि यहाँ पे चलता हूँ, तो ये वाली जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है वो आपकी बताती है नेचर ऑफ आवर स्टेट, यानी कि राज्य की प्रकृति के बारे में बताती है।
हमारा भारत देश है कैसा, हमारा भारत देश कैसा है, उसकी प्रकृति की जानकारी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ऐसा हमारा राष्ट्र है। इसकी जानकारी हमारे इसी पैरा से हमें मिलती है। इसके बाद में दोस्तों मैं आगे की यहाँ की बात करूँ तो ये हमारे संविधान के लक्ष्य हैं, ये हमारे एम है जिसको हमें हासिल करना है। हम राज्य की प्रकृति इस भाग को हम अचीव कर चुके हैं, ये हम प्राप्त कर चुके हैं, बट ये हमारे लक्ष्य हैं जिसको हमें अचीव अभी करना है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हम भारत के लोग, इस वाक्यांश से क्या हम स्पष्ट करना चाहते हैं दोस्तों। हम भारत के लोग, सबसे पहले तो ये उद्घोषणा या डिक्लेरेशन का पार्ट है, जिसका मतलब घोषणा कर कौन रहा है, भारत की जनता कर रही है। दूसरी एक जानकारी यहाँ से हम स्पष्ट कर देते हैं कि हम भारत के लोग, इसका मतलब होता है कि भारत की संविधान में या भारत की राज व्यवस्था में जो भी शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता है। यानी कि हम भारत के लोग, इससे क्या स्पष्ट होता है, घोषणा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे शक्ति का स्रोत स्पष्ट कर रहे हैं। शक्ति का स्रोत किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। ये कहां से पता चलता है, संविधान की प्रस्तावना के पहले वाक्यांश हम भारत के लोग से हम स्पष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम भारत के लोग क्या करना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब दोस्तों बात करते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत जो अपना देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। वो कोई भी डिसीजन लेगा, कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी नीति का निर्धारण करेगा, वो किसी भी आंतरिक और बाह्य शक्ति से हस्तक्षेप में आके नहीं लेगा। वो जो भी डिसीजन लेगा फ्री होकर डिसीजन लेगा। दोस्तों यहाँ से दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। यहाँ से दोस्तों जो हम भारत के लोग हैं वो भी स्पष्ट यही करता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारत, क्योंकि शक्ति का स्रोत है भारत की जनता है। पहली बात तो हमारे संविधान पे किसी भी दूसरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं है। वहीं पे हम दूसरी बात करें, हमारा जो भारत देश है वो अपनी नीति निर्धारण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई भी आंतरिक या बाह्य शक्ति से प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों समाजवादी। समाजवादी, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझे। पहली बात तो ये जो समाजवादी शब्द था भारत की मूल प्रस्तावना में नहीं था। जब हमारी संविधान सभा में 42वां संविधान संशोधन एकमात्र बार हुआ था, इसकी बाद में बात करेंगे 1976 में, उसमें हमने समाजवादी शब्द को जोड़ा था। दोस्तों समाजवादी शब्द होता क्या है पहले उसको समझो। जो समाजवादी शब्द जहाँ पे भी आता है उसका एक मीनिंग होता है, यानी कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा। जो दोस्तों कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, जिसे हम साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। दोस्तों ये जो समाजवाद का स्ट्रिक्ट फॉर्म है, कठोर रूप है किसका, समाजवादी विचारधारा का, जो स्ट्रिक्टली कहता है कि जो भी संसाधन होते हैं उसका स्वामित्व समाज या सरकार के पास में होना चाहिए तथा सरकार सारी जनता में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या कहता है, भौतिक संसाधन पर अधिकार किसका होना चाहिए, समाज का, जिसको राज्य भी आप कह सकते हो, सरकार कह सकते हो। इसके बाद में कहता है ये सरकार समान रूप से वितरित करेगी, सरकार समान रूप से वितरित करेगी जनता में। ये बात कही गई है। समाजवादी का जो प्योर रूप कहा जाता है या प्योर जिसको सोशलिस्ट कहा जाता है, उसका ये कॉन्सेप्ट है जो कार्ल मार्क्स ने दिया था और जिसको साम्यवादी समाजवाद कहता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, हम इस प्योर सोशलिस्ट फॉर्म को यूज नहीं कर रहे हैं। हमारा ओवन ब्रांड है। हमारा ओवन ब्रांड कैसा है उसको समझो। देखो मैं यहाँ पे आगे ऊपर लिख देता हूँ। हमारे समाजवाद में हम क्या करते हैं, अवसर को समान रूप से बांटते हैं, अवसर की समानता हम देते हैं, अवसर की समानता देते हैं। और ये अवसर की समानता देना, ये हमने मॉडल कहाँ से लिया है, ये गांधी जी के दर्शन पर आधारित है, गांधी जी के दर्शन पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ से एक और मेरा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि हमारी जो समाजवादी विचारधारा है वो गांधी जी के दर्शन तथा कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा का मिला जुला रूप है। जो हमारी समाजवादी विचारधारा है वो आपकी सोशलिस्ट का लचीला स्वरूप है, लचीला स्वरूप है समाजवादी विचारधारा का, जो कि
कार्ल मार्क्स की साम्यवादी समाजवादी विचारधारा तथा गांधी जी के दर्शनों पर आधारित है, जिसमें गांधी जी के दर्शनों की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। सो वी कैन से वी हैविंग द ओवन ब्रांड ऑफ द सोशलिस्ट इन विच वी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग द अपॉर्चुनिटी। हम अवसरों को समान रूप से वितरित करते हैं दोस्तों, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, जो किस पे आधारित है, गांधी जी के दर्शन पर आधारित है। ये तो है दोस्तों हमारे समाजवादी विचारधारा। अब इसके बाद में बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। अब हम बात करते हैं दोस्तों पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंथ निरपेक्ष से संबंधित क्या बातें ध्यान में रखनी उसको समझें। यानी कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब है कि भारत धर्म के मामले में तटस्थ है, धर्म के मामले में तटस्थ है, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है सभी धर्मों का आदर करता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद में कहता है अपना कोई राजकीय धर्म नहीं, राजकीय धर्म नहीं होगा। इसके बाद में ये कहता है कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। ये कहता दोस्तों धर्म एक व्यक्तिगत विषय है जो व्यक्ति पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से धर्म को मानना चाहता है या फिर कौन से धर्म को नहीं मानना चाहता है। ये उसका पर्सनल सब्जेक्ट है। इसके बाद में ये कहता है, जैसे हमने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 to 28 में जो हमने धार्मिक स्वतंत्रता देके हमने अपने संविधान में पहले इस विचारधारा को रख दिया था, लेकिन हमने पंथ निरपेक्ष जैसा पर्टिकुलर शब्द ना होने की वजह से हमने अपने संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने इसको ऐड किया था। क्या नहीं है, इससे संबंधित दोस्तों ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि ये इसका मतलब कदापि नहीं है कि भारत धर्म विरोधी है। इसका कदापि मीनिंग नहीं है कि भारत धर्म विरोधी, ये स्टेटमेंट गलत होगा दोस्तों। या ऐसे नहीं कह सकते हैं कि धर्म विहीन देश है, ये भी गलत रहेगा दोस्तों। या फिर अधार्मिक देश है, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत रहेगा। ऑप्शन में आएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि भारत एक अधार्मिक देश है, गलत है। भारत एक धर्म विहीन देश है, गलत है। भारत धर्म विरोधी देश है, गलत है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है धर्मनिरपेक्षता का मतलब। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब भारत का ये है कि धर्म के मामले में तटस्थ है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, सर्वधर्म संभव, सर्व धर्म संभाव, ये भारत की विचारधारा जो पुरानी विचारधारा थी। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और अपना ना कोई स्पेशल राजकीय धर्म होगा। और धर्म एक व्यक्तिगत विचारधारा है, व्यक्ति अपने हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है उस धर्म को अपने अंतःकरण से फॉलो कर सकता है। अब इसके बाद में हम जानते हैं लोकतंत्रात्मक के बारे में। क्या मतलब होता है दोस्तों? लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोगों का शासन। कैसे लोगों का शासन दोस्तों? ये कहता है कि शासन चलाने का अधिकार, शासन चलाने का अधिकार केवल लोगों या जनता के द्वारा चुने गए शासक का ही होगा। जी हाँ, ये क्या कहता है कि सरकार वही व्यक्ति चलाएगा जिसको जनता ने चुन लिया है। यही है आपकी डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र। दोस्तों आपको पता होगा अब्राहम लिंकन ने भी यही बात की थी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, यानी कि सर्वे सर्वा कौन है? सर्वे सर्वा जनता है, यही कहना चाहता है। सर्वे सर्वा जनता होगी इसमें, इसे ही कहा जाता है दोस्तों डेमोक्रेटिक। और देखिए दोस्तों इसमें जो डेमोक्रेसी है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष प्रकार की और जो दूसरी होती है
वो होती हैं अप्रत्यक्ष प्रकार की। दोस्तों भारत में हमारी जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है वो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली का मतलब ये है दोस्तों कि हम भारत की जनता स्वयं अपना डिसीजन न लेके हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे बदले में डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हम राज्य में हमारे एमएलए बिठा देते हैं और केंद्र सरकार में हमारे एमपी बैठे हैं। ये दोस्तों एमपी और एमएलए भारत की जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये जो डिसीजन लेते हैं ये माना जाता है वो भारत की जनता के बदले में डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वहाँ से वो चुनाव जीत के आए हैं, जनता का मत हासिल करके आए हैं। तो ये जो भी विचारधारा रखते हैं जनता भी उनकी विचारधारा से सहमत है, ऐसा माना जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्टली वोट करती है, न कि प्रतिनिधि करते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि हमारा डिसीजन लेते हैं, इसलिए हमारे लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। यदि मैं अपने प्रतिनिधि के थ्रू मैं अपनी शासन व्यवस्था में कुछ इंप्रूवमेंट चाहता हूं तो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा? एमएलए और एमपी के पास में जाना पड़ेगा, जो कि हर एक भारत के नागरिक का वहां तक जाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि भारत में 1993 में बॉटम लेवल ऑफ डेमोक्रेसी की शुरुआत की गई थी, यानी कि बिल्कुल निचले लेवल तक लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। उसको कहा गया था, आप जानते हैं दोस्तों, 73वां व 74वां संविधान संशोधन। 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, 93 में इसको लागू कर दिया था। इसके तहत पंचायती राज व नगर पालिका को संवैधानिकता प्रदान की थी दोस्तों, जिसके तहत आपकी जो लोकतंत्र की प्रणाली है इसको बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक इसको पहुंचाया जा सके। इसी विचारधारा के साथ में हमने बॉटम लेवल ऑफ डेमोक्रेसी की शुरुआत भी यहाँ से की है। तो ये तो है दोस्तों लोकतंत्रात्मक प्रणाली की शुरुआत। और बाकी हम जानते हैं जैसे कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें रिकॉल का पावर जनता के पास में होता है, प्रतिनिधि को वापस बुलाया जा सकता है, उसमें शासक को वापस बुलाया जा सकता है, रेफरेंडम करवा सकते हैं, प्लेबिसाइड करवा सकते हैं, किसी चीज़ को इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये सारे पावर किसके पास में होते हैं? जनता के पास में होते हैं। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये जनता के पास में ना हो कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास में होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि गणराज्य क्या होता है, एक रिपब्लिक स्टेट। दोस्तों गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब है जिसमें जनता सर्वे सर्वा हो। सर्वोच्च कौन होती है? जनता होती है, सर्वोच्च जनता होती है, सर्वोच्च जनता होती है। और कोई विशेष वर्ग, यानी कि वर्ग विशेष का महत्व नहीं होता इसमें, यानी कि कोई वर्ग विशेष को कोई इसमें स्पेशल फायदा नहीं मिलता है, सारी जनता को एक ही जैसा फायदा मिलना है। यानी कि जो भी सार्वजनिक पद होते हैं, सार्वजनिक पद सभी के लिए खुले रहेंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति सर्वोच्च पद तक भारत का कोई भी आम नागरिक आसीन हो सकता है। ये ऐसी है गणतंत्र की डेफिनेशन, जिसके अगली में दूसरी तरफ से, दूसरे एंगल से, दूसरे प्रोस्पेक्टिव से इसकी मैं बात करूं तो इसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो सर्वोच्च पद होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। पहली बात, वो चुना जाता है। चुना किस तरह से जाएगा? यानी कि आपका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से ये चुना जा सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जैसे कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। दूसरी बात, चुनाव तो हो गया, लेकिन चुनाव पीरियोडिकली होना चाहिए, रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि जो भी चुनाव है वो आपके निश्चित अवधि, निश्चित कार्यकाल इसमें होना चाहिए, एक सर्टेन टेन्योर होना चाहिए, जो कि भारत में 5 साल का होता है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार इलेक्शन तो करवा लिया लेकिन आप आने वाले 30 सालों तक इसका इलेक्शन नहीं करवा रहे हो, तो ये भी आपका रिपब्लिक कंट्री नहीं कहलाएगी। अगला होता है कि इसमें जो भी शासक आएगा वो आपका वंशानुगत नहीं होगा। यदि
इस तरह का कोई क्राइटेरिया फॉलो करता है तो वो तो कहलाता गणतंत्र। यदि कोई इस तरह का नहीं फॉलो करता है उसको कहा जाता है राजतंत्र, जिसमें वंशानुगत आता है, उसमें ना तो चुनाव होते हैं और ना ही उसमें निश्चित कार्यकाल होता है। जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक राजा का बेटा राजा रहता है, जिसे कहा जाता है राजतंत्र। तो ये तो दोस्तों था हमारा गणतंत्र भारत। आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया था। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्याय के बारे में। आगे हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है दोस्तों। जैसे कि बी आर अम्बेडकर का कहना था, हाईएस्ट एम ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज द जस्टिस, यानी कि जस्टिस जो होता है, न्याय होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ऊपर का जो लक्ष्य होता है वो होता है न्याय। न्याय के बिना किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना संभव नहीं है। इन्होंने कहा था व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए न्याय का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते इन्होंने कहा था सामाजिक न्याय की हमारे संविधान में बात की गई है। देखो दोस्तों, सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में किसी में छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, भेदभाव, इस दूरी को दूर करना ही आपका सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करना माना जाएगा। जैसे कि हम अपने फंडामेंटल राइट में जैसे देखते हैं, आर्टिकल में बात करूं 15 की, आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 18 की, इन आर्टिकल का हमारे फंडामेंटल राइट में प्रावधान करके हमने सोशल जस्टिस को प्रोवाइड किया है। उसके बाद में दोस्तों आगे मैं बात करता हूं आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अर्थ के मामले में, आजीविका के मामले में, पैसों संसाधन के मामले में जस्टिस प्रोवाइड करना। जिसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारी नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, और उसमें जैसे मैं बात करूं आपका आर्टिकल 39 की बात करूं, आर्टिकल 39A की बात करूं, वैसे दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों प्रकार के जो न्याय है ना, इनकी बात हमारे आर्टिकल 38 में भी की है। यानी कि राज्य कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय जो राजनीतिक न्याय प्रदान कराए जा सके। और दोस्तों हमने जो अपने प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श हैं वो हमने 1917 की रूसी रिवोल्यूशन से हमने लिए हैं, यानी कि रूसी क्रांति से, रशियन रिवोल्यूशन से हमने लिए हैं, रूसी क्रांति से हमने ये शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में एडॉप्ट किए हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्थिक न्याय के बारे में। दोस्तों जो आर्थिक न्याय है हमारे आर्टिकल 39 में, 39A में अच्छे तरीके से उल्लेखित कर रखे हैं। आर्टिकल 39 हमारा कहता है, जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, ये कहता है कि संपत्ति का स्वामित्व या केंद्रीकरण कुछ इस तरह से हो कि सभी लोगों को समान रूप से फायदा मिले। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक न्याय की। यदि राजनीति में हम खुद भाग ले सकते हैं या फिर हमारी हिस्सेदारी निभा सकते हैं तो उसे कहा जाएगा राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों हम अपनी राजनीति में किस तरह से हिस्सा निभा सकते हैं, हमने देखा है कि जो भी सरकार होती है उसको हमारी भारत की जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन के भेजती है। और जो वयस्क मताधिकार होता है उसमें किसी भी तरीके की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई योग्यता का निर्धारण नहीं होता। यानी कि 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे MBBS हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें वोट कर सकता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने मत का प्रयोग कर सकता है, जो कि राजनीतिक न्याय की प्राप्ति कहलाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ से पहला क्वेश्चन कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। 3 न्याय तो ये आपके ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो गए, और कोई एक अलग न्याय आपको दे दिया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों ऐसे सीक्वेंस में हमें याद रखना है। तो देखो दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि हमारा आर्टिकल 19 में दे रखा है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है। उसी तरह से विश्वास, आप किसमें बिलीव करते हैं। उसके बाद में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो आपका दे रखा है वो आपको धर्म और उपासना की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं हमने समानता की बात भी की। और कितने प्रकार की समानता की बात की है दोस्तों? हमने 2 प्रकार की समानता की बात की है। कौन सी? एक तो स्टेटस की और एक अपॉर्चुनिटी की, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हम करते हैं। इसको देखिए दोस्तों,
ये जो हमारा आर्टिकल 39 है ये इसकी भी बात करता है। देखो ये कहता है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। और जब वो कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो समानता की बात कर रहा है, समता की बात कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे नीति निर्देशक तत्वों में अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। अब इसके बाद में दोस्तों जानते हैं प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी कि व्यक्ति की गरिमा, ये भी हमारे लक्ष्य है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता। दोस्तों देखिए ये जो अखंडता शब्द है ये हमारी मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, दोस्तों ध्यान रखें हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 ये तारीख मेंशन कर रखी है, ना कि 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसके बाद में दे रखा है इसका दोस्तों हिंदी में भी तारीख दे रखी है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि किस तरह से इसकी हिंदी की डेट लिख के आ सकती है कि निम्न में से हमारी संविधान की प्रस्तावना में सही डेट कौन सी उल्लेखित कर रखी है, इसकी सीक्वेंस को उल्टा करके हमें दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको पूरा अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं को एतद द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि इनकी सीक्वेंस को आपको क्या करना है, सीक्वेंस में याद करना है। अंगीकृत का मतलब होता है दोस्तों हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं, अधिनियमित मतलब इनैक्टमेंट करते हैं, और आत्मार्पित का मतलब होता है गिव टू अवरसेल्फ, यानी हम खुद को अर्पित करते हैं। तो ये तो थी दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना के सारे एस्पेक्ट हमने जान लिए। सबसे पहले दोस्तों हमने जाना है कि प्रस्तावना का ये वाला डिक्लेरेशन पार्ट है, इसके बाद में ये राज्य की प्रकृति को दर्शाता है, इसके बाद में हमारे लक्ष्य है, हमारे संविधान में ये वाली डेट भी मेंशन कर रखी है 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद में हमने सारी एक एक चीज़ को जाना है। अब इसके बाद में दोस्तों हम जानते हैं क्या हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।